नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पूरा पिछला चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा अपना सब। तो आज हम लोग क्या है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसी ब्रिजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम चैप्टर है। आप लोग अगर देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं और ऐसा कुछ टफ भी नहीं है। हमने कुछ ब्रिजेस जो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में देखा है, जैसे कि केल्विन डबल ब्रिज, कैरी फॉस्टर ब्रिज, मैगोम ब्रिज। तो वो भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे पढ़ाना चाहिए था, बट ठीक है, चलता है। मतलब हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब तो बेसिक देख के ही ना देखा था। तो एसी ब्रिज में हम लोग देखिए क्या करूँगा मैं, पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ, हम लोग क्या रेजिस्टेंस तो पहले ही देख चुके हैं, तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला हमको एसी ब्रिज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर। देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आप लोगों ने नेटवर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। एसी पावर मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स पावर है, पावर वाला जो चैप्टर है वहाँ पे, ठीक है, वो आपने अच्छे से देखा होगा। क्यू फैक्टर वगैरह आपको पता है। फिर भी मैं जितना ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए जितना हमको पता होना चाहिए उतना तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। तो देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर हमको क्या पता होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर फ्लोइंग थ्रू द लोड टू द अपरेंट पावर सप्लाइड टू द सर्किट। क्या समझे हम इससे। देखिए, कोई भी अगर सर्किट रहता है ना, वहाँ पे दो तरीके का लोड रहता है, ठीक है। एक हमारा क्या रहता है, एक इस टाइप का लोड रहता है जो कि पावर डिसिपेट करता है। पावर डिसिपेट कौन सा हमारा कंपोनेंट करता है, पावर डिसिपेट आर करता है हमारा पावर डिसिपेट। और पावर स्टोरिंग एलिमेंट हमारे कौन से रहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, हमारा पावर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये जो डिसिपेशन वाला पावर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, रियल पावर होता है, ठीक है। और ये जो हमारा एल और सी में जो पावर स्टोर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पावर। इन दोनों का जो एडिशन रहता है ना, ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स एडिशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मतलब क्या, टोटल पावर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ रियल पावर बाय एपरेंट पावर, ठीक है। अब देखिए, पावर फैक्टर ना और एक भी चीज होता है, हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो ये डेफिनेशन बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और आप लोग को पता भी होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस होता है किसका, रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज का, ठीक है। क्या होता है, कोसाइन एंगल होता है। हम लोग पता होता है क्या कि हम पावर फैक्टर ऐसे लिखते भी है, कॉस फाई लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। देखिए, अगर हम मेरे को कोई सर्किट का पावर फैक्टर 0.5 दिया है, ठीक है, कोई सर्किट का पावर फैक्टर 0.5 दिया है, तो इसका मतलब हम समझते क्या है कि ये जो सर्किट है मेरा, ठीक है, सपोज कीजिए ये सर्किट है, कोई एक सर्किट, इसका पावर फैक्टर मैं कितना बोल रहा हूँ, 0.5 दिया हुआ है। तो ये जो सर्किट है मेरा, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमको क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए 50% जो पावर है, ठीक है, 50% ऑफ द पावर, अच्छा नहीं तो इसको 0.5 नहीं रखता हूं मैं, इसको मैं क्या करता हूं 0.6 ले लेता हूं या 0.7 ले लेता हूं, ठीक है। देखिए, मैं इसको क्या करता हूं कि 0.7 रखता हूं तो इजी रहेगा। 0.7 ले लेता हूं और ये मेरा सर्किट है, ठीक है। तो 0.7 पावर फैक्टर मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सर्किट है यहाँ पे 70% ऑफ द पावर जो है वो मेरा कंज्यूम हो रहा है, बाकी जो 30% ऑफ द पावर है वो मेरे को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसमें स्टोर हो रहे हैं, मेरे को एलिमेंट्स में स्टोर हो रहे हैं इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये सर्किट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये जो 30% पावर कंज्यूम हो रहा है ये क्या, स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, सॉरी सर्किट में स्टोर हो रहा है,
ठीक है, समझे आप लोग? फिर से बताता हूँ, देखिए ये सर्किट है, मैंने क्या बोला, ये सर्किट का पावर फैक्टर मेरा क्या है, 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 70% ऑफ द पावर जो डिलीवर्ड पावर है, ठीक है, जो 100% मेरा पावर डिलीवर हो रहा है कोई भी स्टेशन से, ठीक है, उसमें 70% ऑफ द पावर मेरा ये जो सर्किट है इसमें सप्लाई हो रहा है और मेरे को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा माइक्रो ओवन हो सकता है, या फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए इलेक्ट्रिक कंपनी मेरे को 100% पावर भेज रहा है, उसमें से मेरा क्या हो रहा है, ये जो 70% पावर का एक्चुअली में मेरे को यहाँ पे कितना पावर चाहिए था, ये जो सर्किट रन करने के लिए मेरे को 100% चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ आउटपुट में 70% पावर ही मिल रहा है, मतलब डिजायर्ड आउटपुट मेरे को 70% मिल रहा है, बाकी 30% कहाँ जा रहा है, ये 70% को वर्क करवाने के लिए जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे आउटपुट में तो बेसिकली 100% चाहिए था, क्योंकि मैं इनपुट तो 100% दे रहा हूँ, तो मेरे को आउटपुट इसका 100% चाहिए था। लेकिन यहाँ पे काम मेरा कितने का हो रहा है, सिर्फ 70%, बाकी 30% मेरा किस में जा रहा है, ये सर्किट को वर्क करवाने में जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारा पावर फैक्टर करेक्शन होता है हमारा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, ये जो है हमारा पावर फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0.85 से लेके 0.95 के रेंज में आ जाए, ठीक है। जब ये इस टाइप का कंडीशन रहता है ना, 0.7 0.6, इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांसमिशन कंपनी रहता है ना, उसको ज़्यादा पावर देना पड़ता है, ठीक है, ओवरलोडिंग का केस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले ये बहुत अच्छे से समझते हैं, आईएन वालों को तो खैर मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये आपको बेसिक एक पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस बताया कि हमको पता होता है, तो पता रहना चाहिए। अगर कभी कोई इंटरव्यू में पूछ लिया या ऐसे ही नॉर्मली किसी से बात करते करते आपको पूछ लिया कि भाई बताओ पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर। ओके, देखिए तो पावर फैक्टर जो होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा एक हमको पता होना चाहिए वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली देखिए ये हमारा डिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ अ पैसिव एलिमेंट। कौन सा पैसिव एलिमेंट, एल इंडक्टर और सी का, कि ये कितने प्योर इंडक्टर है और कितने प्योर कैपेसिटर है, ठीक है। एक जो प्योर इंडक्टर रहेगा वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, और एक कैपेसिटर जो रहेगा ये क्या करता है हमारा, ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमारे आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के केस में होता है। अब ये जो इंडक्टर होते हैं ना, इसमें हमारा क्या होता है, ये कभी लॉसी होता है, कभी लॉसी होता है, कभी लीकी होता है, ठीक है। सेम फॉर कैपेसिटर भी होता है, मतलब क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाते हैं, इनबिल्ट इसमें रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये क्वालिटी फैक्टर हमको बेसिकली क्या बताता है कि वो जो पैसिव एलिमेंट है, या तो एल या सी या ट्रांसफॉर्मर इन दैट केस, ये हमारा कितना अच्छा पावर, ये सॉरी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई एक, सपोज कीजिए मेरा एक इंडक्टर है, ठीक है, मैं इसका बोल दूं अगर आपको इसका क्वालिटी फैक्टर, अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि पावर फैक्टर जो होता है ना, ये बेसिकली हमारा पावर फैक्टर जो होता है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर जो मेरा रहता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कोई एक इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर 2 है, ठीक है, और एक इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर मेरा कितना है, 10 है, तो कौन सा बेटर इंडक्टर है मेरा, ये वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दिस Q1, मतलब कंपेयर टू दिस L1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा कंपेयर टू एनर्जी डिसिपेशन, और यहाँ पे मेरा एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनर्जी स्टोरेज विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडक्टर, ओके। तो ये हमारा क्या है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का बेसिकली जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाई पैसिव एलिमेंट एल और सी इन वन साइकिल
डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड बाई द एलिमेंट इन वन साइकिल। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि एसी ब्रिज को स्टार्ट करते हैं। तो एसी ब्रिज कुछ भी नहीं होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एक अपग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए ये जो Z1, Z2, Z3, Z4 है, ये सब इम्पीडेंस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। ओके, ये हमारा क्या है, इम्पीडेंसेस है। तो देखिए ये Z1 को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं Z1 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ठीक है, जहाँ पे Z1 क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है इसका, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, हमको पता होता है इम्पीडेंस। ठीक है, और ये क्या है मेरा, इसका फेज एंगल है Z1 का। ऐसे ही Z2 का भी मैं लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड Z2 लिख लेता हूँ, इसका फेज एंगल θ2। Z3 भी होगा ऐसे, और मेरा Z4 भी ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, इनके इम्पीडेंसेस, इसका मैग्नीट्यूड और इसका रेस्पेक्टिव फेज एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ से एक करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये जो है ना V और ओमेगा, ये बेसिकली क्या है, मेरा वोल्टेज सोर्स विद यहाँ पे जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई फ्लो करता है, यहाँ से I1, यहाँ से I2। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस ब्रांच का जो वोल्टेज है इसको E1 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको E2 यहाँ का E3 और इसका E4। अब हमको बहुत अच्छे से पता है क्या, कि बैलेंस कंडीशन में यहाँ से मेरा करंट 0 एम्पियर फ्लो होगा। अगर मेरा बैलेंस कंडीशन निकालना हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 0 एम्पियर कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0 एम्पियर फ्लो होगा। तो यही I1 मेरा यहाँ से भी फ्लो करेगा, I1, और ये क्या होगा, मेरा I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 आ रहा है। तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए एट बैलेंस कंडीशन, देखिए बैलेंस कंडीशन में अगर मैं ये वाले लूप में KVL लगा लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। अभी देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, ये प्रिविलेज मैं लूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैंने इतना सारा बताया है आप लोगों को ब्रिज सर्किट। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, E1 इज इक्वल टू E2 एंड E3 इज इक्वल टू E4। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लीजिए एकदम अच्छे से लिख सकता हूँ। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये जो मेरा I1 है, अगर मैं ये देखिए बड़े वाले लूप में यहाँ से स्टार्ट करके अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं I1 क्या लिखूँगा, I1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, V बाई Z1 प्लस Z2। और I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, V, अच्छा ये Z3 है ना मेरा यहाँ पे, अच्छा तो ये Z3 होगा। ठीक है, V बाई Z2 प्लस Z4। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब ये वाले इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए E1 E2 वाले में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो E1 मेरा क्या है, I1 Z1। ठीक है, ये वाले को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 Z1 इज इक्वल टू I2 Z2 लिख सकता हूँ ना, एकदम लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, I1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, V इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, I2 का वैल्यू मेरा क्या है, V इंटू Z2 प्लस Z4 इंटू यहाँ पे क्या है मेरा Z2, ये V कैंसल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z1 प्लस Z2
Z3। ठीक है, अब देखिए ये Z1 Z2 और Z2 Z1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आया, मेरा कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या है, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। देखिए Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। impedance of the opposite branches should be equal for the AC bridge to get balanced। ठीक है, ये हम लोगों को पहले भी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था। मैंने आपको फिर से बताया था कि ये जो AC ब्रिजेज है बेसिकली इसका जो मोटिवेशन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ही आया हुआ है। ठीक है, हमारा जो डायमंड ब्रिज है उसी से आया हुआ है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक किताब का नाम बताया था, टेस्ला मैन आउट ऑफ टाइम, वो आप लोग पढ़े कि नहीं? मतलब थोड़ा सा पढ़िए, मोटिवेशन अगर चाहिए होगा। मैं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर से मैं भी एक आध दो मोटिवेशन कोड दे दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छा रहे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या आया, Z1 इम्पीडेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांचेस शुड बी इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये वाले को भी अगर मैं E3 इक्वल टू E4 लेता ना फिर भी मेरा सेम कंडीशन आता। एक बार उसको भी चेक कर ही लेते हैं, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो देखिए E3 में क्या लिख सकता हूँ, E3 मेरा लिखूँ मैं अगर I1, ये वाले को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। तो क्या लिखूँ, I1 इंटू Z3 इज इक्वल टू I2 इंटू Z4। ठीक है, तो I1 मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी, क्या है मेरा V बाई Z1 प्लस Z3 इंटू Z3 इज इक्वल टू V बाई Z2 प्लस Z4 इंटू Z4। फिर से V कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरा, Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z4 इंटू Z1 प्लस Z4 इंटू Z3। तो ये टर्म फिर से कैंसिल हो गया और आप लोग देखिए क्या आता है मेरा, Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z4 इंटू Z1, सेम जो हमको ऊपर मिला था। ठीक है, तो ये हम लोग नोट रखेंगे हमेशा, कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांचेस शुड बी इक्वल। ठीक है, या अगर ये Z की जगह पे अगर मेरा एडमिटेंस भी रहता ना, एडमिटेंस मतलब क्या, वन बाई इम्पीडेंस ही तो होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को नेटवर्क भी पढ़ाने का टाइम मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता नहीं है मेरे को ये वाले सेशन में मिलेगा टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना बहुत ही बाकी है और बहुत ही स्लो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरी गलती है, मेरे को पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको कि गलती बहुत मेरे, क्या बोलते हैं, बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करूँ। तो देखिए अगर इन दिस केस ये जो मेरे इम्पीडेंस मैंने लिखा हूँ इसके जगह अगर मेरा एडमिटेंस होता ना तो फिर भी मेरा कंडीशन सेम रहता, y1 इंटू y4 इज इक्वल टू y2 इंटू y3। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग दोनों। ठीक है, और अच्छे से आप लोग नोट करते बनाइएगा अपना। ठीक है, तो ये मेरा सेम रहता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट किए क्या, कि मेरा Z1 और Z4 जो है ये सब कॉम्बिनेशन है इसका। ठीक है, अब देखिए मैं ये वाला जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा फिर से नीचे ले लेता हूँ इसको। देखिए इसको ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या, देखिए Z1 ये मेरा क्या था, θ1 इंटू Z2, इसको मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूँ अब। ठीक है, थीटा, अच्छा Z, ये Z2 क्यों लिखा मैं यहाँ पे, ये तो Z2 नहीं है, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन को लिख रहा हूँ, है ना, बैलेंस वाले इक्वेशन को। तो देखिए ये मेरा Z4 इंटू θ4 इज इक्वल टू Z2 θ2 इंटू Z3 θ3। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं मैग्नीट्यूड को अगर सेपरेट आउट कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कंडीशन 1 फॉर ब्रिज बैलेंस
क्या कंडीशन मेरा, मैग्नीट्यूड कंडीशन। क्या है मेरा मैग्नीट्यूड कंडीशन, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये मेरा क्या है, कंडीशन 1 है, क्या, मैग्नीट्यूड कंडीशन। दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, एंगल कंडीशन, या इसको क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया रहेगा बोलना, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया मेरा क्या बोलता है, θ1 प्लस θ4 शुड बी इक्वल टू θ2 प्लस θ3, ठीक है। अब देखिए ब्रिज को बैलेंस होने के लिए ना हमको साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं कि ये जो मेरा ऊपर में जो ब्रिज था, ठीक है, ये ब्रिज को ऐसे हमारा बैलेंस रहने के लिए ये जो मैंने ये दो कंडीशन लिखे इसको साइमल्टेनियसली एक साथ बैलेंस, मतलब साइमल्टेनियसली इसको एक साथ ये कंडीशन दोनों क्राइटेरिया को एक साथ होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैग्नीट्यूड कंडीशन होल्ड कर रहा है लेकिन एंगल क्राइटेरिया होल्ड नहीं कर रहा है। ऐसा अगर हुआ तो मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए एकदम, मैं फिर से बता रहा हूं कि मेरा ये एसी ब्रिज को बैलेंस होने के लिए ये दोनों कंडीशन को एक साथ साइमल्टेनियसली इसको फॉलो कर, ये कंडीशन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली मेरे को यहाँ पे लिख देना चाहिए, ट्रू होना पड़ेगा, देन ओनली माई ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखिए। और एक चीज हमेशा नोट दे के रखिए, देखिए मैं बता रहा हूं नोट, कभी भी ब्रिज में अगर आपका क्या है, इफ there are ideal elements in the arms of bridge, आर्म्स मतलब क्या, ये जो मेरे है ना, इसको ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा आर्म है, ये चौथा आर्म है, ठीक है, ये इसको हम आर्म कहते हैं, मतलब आर्म्स, सॉरी नॉट आर्म। So if there are ideal element in the arms of the bridge, always पे underline, check both angle and magnitude condition, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा। देखिएगा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बच्चे गलत किए होंगे, सिर्फ ये एक नोट पॉइंट की वजह से। क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आप लोग देखेंगे कि मोस्टली 90% ऑफ द टाइम हम लोग बस ये मैग्नीट्यूड कंडीशन को ही लेते हैं, बाकी किसी को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे वो चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। अभी मैं आपको बता दिया कहाँ पे लेना है दोनों कंडीशन को एक साथ, जहां पे मेरे आइडियल एलिमेंट्स मतलब क्या, परफेक्ट आर एल और सी हो, इनके कॉम्बिनेशंस ना हो, ठीक है। अगला जो है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जो हमारे आर्म्स में जो कॉम्बिनेशन लग सकते हैं ये एसी ब्रिज के, वो सब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें यूजफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सीरीज आरएल सर्किट। अब हमको पता है इंडक्टर का इम्पीडेंस क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। तो अगर मैं इसको
ऐसे लिखूँ तो देखिए आर प्लस जे ओमेगा एल, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा मेरा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, एंगल क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, तो ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इसका फेज़र डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा आई है, ठीक है, ये एसी करंट है ना, और ये मेरा क्या है वी आर, और ये मेरा क्या है वी एल। ठीक है, तो देखिए अगर ये मेरा आई है, ठीक है, ये आई है मेरा, तो देखिए आई आर और आई एल तो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ठीक है, जो हमारा वी आर होगा, ये मैं क्या बोला, आई है, आई आर है, आई एल का ये फेज़ है मेरा। ठीक है, मैंने ज़ीरो मान लिया है आई को। अब वी एल जो होगा, ये हमको क्या पता होता है कि ये 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री से लीड करता है। इंडक्टर वोल्टेज जो होता है, इंडक्टर करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए इसका भी मैं बता देता हूँ एक बार। वी हमारा वी एल जो होता है क्या होता है, एल डी आई एल बाई डी टी होता है कि नहीं है। अगर इसको मैं अब लाप्लास ले लूँ इसका, तो क्या लिख सकता हूँ, वी एल इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी लाप्लास बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका फोरियर ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जे ओमेगा एल आई एल, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, तो वी एल क्या होगा मेरा, इसका एंगल कितना होगा, ये जे है, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, तो इसका एंगल होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ आई एल जो भी हो। अब अगर एंगल ऑफ आई एल मेरा अगर ज़ीरो हो, अगर ये पार्ट ज़ीरो हो, तो वी एल का एंगल कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इंडक्टर वोल्टेज जो है, इंडक्टर करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। ठीक है, यही मैं कहा आप लोगों को, और आप लोग नेटवर्क में ये पढ़े ही होंगे। तो देखिए ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा VL हो गया। ठीक है, और ये IL भी है, IR भी है और VR भी है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेजिस्टेंस करंट का फेज और वोल्टेज का फेज एक ही होता है। ठीक है, सेम फेज में रहता है। अब मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, देखिए ये मेरा VR भी है, ये वाला VR है और ये वाला VL है, तो मेरा रिजल्टेंट क्या कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा रिजल्टेंट दिखेगा। ये जो एंगल है ये मेरा क्या है, पाई है। बेसिकली मेरा जो पावर फैक्टर होता है, मैंने देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज़ द कोसाइन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। तो देखिए ये रिजल्टेंट करंट तो इसी साइड में होगा ना, यहीं पे जाएगा, और मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, ये है। तो कोसाइन कॉस फाई इज इक्वल टू क्या है मेरा, आई बाई वी। ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है वी। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट है, यही मेरा कॉस फाई हुआ। अब एक चीज़ देखिए, ये तो मैंने फेजर डायग्राम बनाया किसका, वोल्टेज और करंट का। अब अगर मैं इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसे दिखेगा, देखिए ये वाले को देखिए। ठीक है, तो मैं एक बार बताता ही हूँ आपको, जब बता ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। देखिए ये मेरा क्या है, आर है, और ये वाला पार्ट देखिए जे ओमेगा एल, ये मेरा क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर। ये आर जो है मेरा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का फेज एंगल कितना होता है, 0 होता है। प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का फेज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा, मैं क्या इसको
ऐसे जे ओमेगा एल इससे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आर है, ये मेरा क्या है, जे ओमेगा एल है, ठीक है। सॉरी, जे ओमेगा एल नहीं, ये मेरा ओमेगा एल है, ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट इम्पीडेंस कैसे होगा, यही ना होगा ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट है कि लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट है? देखिए, इंडक्टर सर्किट अगर हुआ मेरा, अगर मेरा इंडक्टिव इम्पीडेंस कोई सर्किट में ज़्यादा हुआ तो वहाँ का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा। इंडक्टर अगर, क्या बोला मैं, इंडक्टर अगर डोमिनेंट फैक्टर हुआ सर्किट में, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा लैग पावर फैक्टर, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्यों लैग, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट देखिए लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये मेरा रिजल्टेंट करंट है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कीजिए, ये जो फेज ऑफ जेड है, फेज ऑफ जो इम्पीडेंस है, ये मेरा वेरी कितने एंगल के बीच में करेगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, प्योर रेजिस्टेंस के केस में 0 डिग्री होगा। 90 डिग्री कब होगा, प्योर इंडक्टेंस के केस में होगा, ठीक है। अगर सिर्फ इंडक्टेंस प्रेजेंट रहे तो मेरा फेज एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा इसका, ये सर्किट का। और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहे तो मेरा फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ये सब तो आप लोगों को बिल्कुल आता है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा क्या है, आर है, ये मैं क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, यही ना है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और ये 5 फेज ऑफ जेड है, ठीक है। ये मैंने किसका, ये जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है ये इसका इम्पीडेंस का बनाया है, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट है ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, आई बाई वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए मेरे को, ये तो मैंने लिखा क्या, रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाला यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया था, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर फ्लोइंग थ्रू द लोड, यहाँ पे थ्रू होना चाहिए था, ठीक है, थ्रू द लोड टू द एपरेंट पावर सप्लाइड टू द सर्किट, रियल पावर बाई एपरेंट पावर। तो देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को चीज़ मिलेगा, तो मेरा यहाँ पे पावर फैक्टर रियल पावर बाई टोटल पावर, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरा रियल पावर मतलब क्या है, एक्टिव पावर, डिसिपेटेड पावर, ये कितना है मेरा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। क्यों आई आर एम एस लिया, क्योंकि ये जो करंट है आई, ये मेरा क्या है, ये मेरा एसी करंट है, और हमको पता होता है जब भी हम पावर लेते हैं तो आई आर एम एस लेते हैं, ठीक है। टोटल पावर क्या है, फिर से आई आर एम एस स्क्वायर इंटू मेरा टोटल इम्पीडेंस क्या है, ये रहा जेड, जेड, ठीक है, ये जेड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो ये मेरा क्या आया, आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, विच इज इक्वल टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ है ना मेरा, ठीक है, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो ये भी मेरा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि इसको भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, और एक क्या फॉर्मूला मिला हमको पावर फैक्टर का, आर बाई जेड, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। अब देखिए, और एक चीज़ में पावर फैक्टर तो बता दिया आप लोगों को, क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो देखिए क्वालिटी फैक्टर में क्या बोला था आप लोगों को, एनर्जी 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाय द हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय द एनर्जी डिसिपेटेड बाय इट इन वन साइकिल, यही मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो हमको क्या पता है कि क्वालिटी फैक्टर को हम Q, अभी के लिए QF से डिनोट करता हूँ मैं, Q से वरना डिनोट होता है। इसको मैं क्या लिखूँ अभी के लिए 2 पाई ना, मैं 2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है ना तो हटा देता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो क्या लिखूँ इसको, पावर इंटू टाइम होगा ना एनर्जी हमारा, तो क्या IRMS स्क्वायर इंटू एक्सएल इंटू टी, ये टी क्या है, एक टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाई IRMS स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यही ना होगा। देखिए डेफिनेशन देखिए फिर से आप लोग, एनर्जी स्टोर्ड बाय पैसिव एलिमेंट एल और सी इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय द एलिमेंट इन वन साइकिल। ठीक है, तो यही तो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए ये कैपिटल टी कैंसल, IRMS स्क्वायर कैंसर, तो क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या आया, XL बाई आर। इंडक्टिव इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बाई आर। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RL सर्किट क्या आया, XL बाई आर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये XL को ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, IXL बाई IR। अब IXL क्या है बेसिकली, देखिए डायग्राम में देखिए, I इंटू ये मेरा ओमेगा एल, क्या बोला मैं, ओमेगा एल ही जो है मेरा, ये क्या है, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, तो I इंटू XL क्या होगा मेरा, VL होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा VR होगा, I इंटू ये सॉरी ये मेरा क्या होगा VL होगा, और I इंटू आर क्या होगा मेरा VR होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VL बाई VR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब और एक टर्म आता है देखिए, डिसिपेशन फैक्टर। देखिए नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे डिसिपेशन फैक्टर मतलब क्या, ये जो क्वांटिटी है मेरा, ये डिनोट करता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो पर साइकिल कितना एनर्जी डिसिपेट करता है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, इनवर्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर होता है। डिसिपेशन फैक्टर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे ऊपर में हमने फॉर्मूला लिखा है इसी को बस हम लोग फिर से रिवर्स कर लेंगे और लिख लेंगे, हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए अगला जो है हमारा क्या है, सीरीज आरसी सर्किट। देखिए सीरीज आरसी सर्किट बताने से पहले ना मैं आपको दो सर्किट दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक सर्किट तो ऐसा है, ठीक है, और एक सर्किट मेरा कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये सॉरी आर है और ये मेरा एक्सी है। एक्सी क्या है मेरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी ये आर है और एक्सी है। एक्सी मुझे क्या पता होता है, एक्सी इज 1/ω/c, ये सी है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो मेरा ये एक्सी है वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, ये वाला जो सर्किट रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉसी कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं हम, लीकी कैपेसिटर। कभी भी अगर आपको बोले कि लॉसी कैपेसिटर लीकी कैपेसिटर क्या होता है तो ये याद रखिए।
अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये वाले को लॉसी बोलते हैं, क्यों इस वाले को लीकी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा जो करंट आ रहा है ना, ये कॉस क्या कर रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या एनर्जी लॉस कर रहा है, इसीलिए इसको लॉसी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो करंट आ रहा है, क्योंकि ये वाला कंडीशन है मेरा, तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो मेरा कैपेसिटर के यहाँ से फ्लो करेगा, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ करंट जो है वो यहाँ से लीक कर जाएगा। ठीक है, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो है यहाँ से लीक करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीकी कैपेसिटर। ठीक है, इसको आप लोग लिख के रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, XC है, विच इज़ इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इम्पीडेंस लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है, Z इज़ इक्वल टू R प्लस नहीं माइनस JXC। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, -JXC ना होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो √R प्लस XC स्क्वायर, R² प्लस XC स्क्वायर, एंगल कितना होगा, -tan इनवर्स ऑफ XC/R। ठीक है, XC को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ Z कितना आया, √R² प्लस 1/ωc²। फेज एंगल कितना आएगा इसका, -tan इनवर्स ऑफ 1/ωRC। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा हाँ, इसका सबसे पहले ये देखिए, इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, फेज एंगल 0 से लेके -90 तक। क्यों, अगर ये मेरा प्योर रेजिस्टेंस हो गया ये सर्किट, ठीक है, कब होगा ये, R इज़ वेरी 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 हायर देन XC, तो ये मेरा क्या प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का मेरा फेज एंगल कितना होगा, 0। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का ये फेज एंगल कितना होगा मेरा, -90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे भी मैं पावर फैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो पावर फैक्टर निकालने से पहले मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों के लिए पहले Z का मैं इम्पीडेंस का फेज़र प्लॉट बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मेरा I है, ये मेरा VR है, और ये जो है मेरा क्या है, VC है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है इसका मैं फेज़र डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखिए अगर मैं ये इम्पीडेंस का बनाऊँ तो R का फेज एंगल कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, R है। अब -JXC प्योर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का हमारा क्या होता है, -90 डिग्री। ये कुछ हमारा आ गया -JXC। तो अब मेरा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये कुछ होगा मेरा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, और ये मेरा रिजल्टेंट इम्पीडेंस है, ये मेरा R है, ये मेरा XC है। ठीक है, ये जो एंगल है ये मेरा क्या है, फाई। ठीक है, तो यहाँ पे cos फाई मैं क्या लिख सकता हूँ, cos फाई R/Z। ठीक है, R/Z डायरेक्टली यहाँ से भी देखिए लिखा। अब क्या करता हूँ कि मैं इसका वोल्टेज और करंट के टर्म्स में आपको निकाल के दिखाता हूँ।
तो फिर क्या करता हूँ मैं, इसका वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बनाता हूँ। देखिए फेजर डायग्राम इलेक्ट्रिकल वालों को कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सब मतलब एकदम पढ़ना बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आईएन वालों को ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं कैसे फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं क्या काम करूँगा कि मैं आप लोगों को ना नेटवर्क का ये जो है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि नहीं मेरे को नहीं आता है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, नेटवर्क का ये फेजर डायग्राम वाला पार्ट ले लूँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को इसका चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग मैं फिर क्या करता हूँ, क्लास ले लूँगा एक। तो देखिए ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस, ये सॉरी फिर से देखिए करंट जो है सीरीज में फ्लो करेगा, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो करेगा आर और सी में, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा आई है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये आई है, ये मेरा आई आर भी है, और ये मेरा आई सी भी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करंट जो है वो हमेशा लीड करता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। क्यों ऐसा, फिर से देखिए, I इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। फिर से वही सेम चीज़ करूँगा जो पीछे किया था, I इज इक्वल टू जे ओमेगा सी वी सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फेज़ एंगल निकालूँ तो क्या होगा, आई का फेज़ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ वी सी, ऐसे ही लिखूँगा। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर वी सी ज़ीरो हो तो, नहीं सॉरी, अगर मेरा आई ज़ीरो हो, ठीक है, अगर एंगल ऑफ आई मेरा ज़ीरो हो, ठीक है, तो वी सी का एंगल कितना होगा मेरा, -90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये मेरा क्या है फिर इसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने निकाला, ये मेरा VC है, ठीक है, VC ना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, VR भी तो यही होगा ना, ठीक है, VR भी तो यही होगा। तो मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज कौन से साइड में आएगा, देखिए ये मेरा VR है, ये मेरा VC है, तो मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, ये मेरा I जो है यही मेरा रिजल्टेंट करंट है, और ये मेरा क्या है, V है, ठीक है। ये जो सब लिखा हूं ना मैं, ये बेसिकली सब मैग्नीट्यूड है, हाँ, R का मैग्नीट्यूड, Z का मैग्नीट्यूड, अब R का मैग्नीट्यूड क्या है, R ही होगा, Z का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे देखिए लिख के रखा हूँ, यहाँ पे I का मैग्नीट्यूड होगा, V का मैग्नीट्यूड होगा, तो ठीक है। ये आप लोग देखिए, मैं पीछे भी यहाँ शायद ये R का मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया, ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अगर मिस हो जाए तो आप लोग ये थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने पावर फैक्टर निकाला, तो अब क्या करते हैं, इसका क्वालिटी फैक्टर भी हम लोग सेम तरीके से निकाल लेते हैं जैसे पीछे निकाले थे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, तो देखिए क्वालिटी फैक्टर फिर से वही डेफिनेशन पे जाता हूँ मैं, तो एनर्जी स्टोर्ड in the element in one cycle divided by energy dissipated by the same element in one cycle। तो ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड मेरा क्या है, IRMS पावर XC, ये मेरा पावर है, ठीक है, इंटू T, ये मेरा एनर्जी स्टोर्ड बाय द एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड क्या है, IRMS स्क्वायर RT, फिर से टी कैंसिल, IRMS गया, तो ये क्या आया मेरा XC बाई आर, XC क्या है 1/ω/c है, तो ये क्या आता है 1/ω/RC, ठीक है। अब देखिए ये वाले इक्वेशन को ना अगर मैं I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, IXC बाई IR, ये मेरा क्या है IXC क्या होगा
वी सी होगा, आई इंटू एक्स सी, वी सी ही होगा, ठीक है, वी सी बाई आई इंटू आर क्या होगा, वी आर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये मेरा क्या हुआ, क्वालिटी फैक्टर। वी एल के, जब मैं आर एल सर्किट लिखा था तब यहाँ पे क्या था, वी एल बाई आर था, एक्सएल बाई आर, ठीक है। सेम वहाँ पे भी पावर फैक्टर यही थे जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए देखिए सेम यहाँ पे भी यही है जो वहाँ पे लिखा हूँ। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये सबका, ठीक है। और डिसिपेशन फैक्टर मेरा क्या रहेगा, 1 बाई क्वालिटी फैक्टर रहेगा, निकाल लेंगे आप लोग, कुछ भी नहीं है, बस इसका इन्वर्स कर देना है, क्या होगा, ओमेगा आर सी या वी आर बाई वी सी, ठीक है। ये मेरा डिसिपेशन फैक्टर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है अब मेरा, पैरेलल आर एल सर्किट, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से इसका फेजर डायग्राम भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मेरा आई है, यहाँ से आई आर फ्लो करता है, यहाँ से आई एन, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज क्या है, वी है। हमको क्या पता होता है कि यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना आप लोग रखिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं इम्पीडेंस कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए इम्पीडेंस यहाँ पे क्या होगा, आर पैरेलल जे एक्सएल, यहाँ पे मेरा एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यस। तो ये मैं इसको अगर लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, R इंटू जे एक्सएल डिवाइडेड बाई आर प्लस जे एक्सएल। एक्सएल का वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आएगा, जे ओमेगा एल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा एल। एक बात बताइए मेरे को, ये जो सर्किट है ये हाई पास है कि लो पास है? ऑब्वियसली ये हाई पास फिल्टर है मेरा। क्यों? हाई पास फिल्टर में आपके जितने पोल रहते हैं उतने मेरे ओरिजिन पे ज़ीरोज़ भी रहते हैं। अगर मैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम बनाऊं, अब देखिए पोल ज़ीरो डायग्राम आपको पता होता है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम बनाऊं, देखिए आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैथ्स के लेक्चर में या इसी मेजरमेंट के लेक्चर में कि आपको जनवरी तक सब्जेक्ट को कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सिग्नल एंड सिस्टम का है, कंट्रोल में भी है, एनालॉग में भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम बनाऊँ तो इसको अगर मैं इक्वेटिंग टू ज़ीरो करूँगा तो क्या आएगा, मेरा पोल कहाँ पे आएगा, माइनस ओमेगा एल पे आर पे आएगा, और ज़ीरो जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, हाई पास फिल्टर में जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं एट द ओरिजिन, ठीक है। ये तो मैंने आपको पोल ज़ीरो का कंसेप्ट बताया। अब अगर आपको उतना नहीं पता, आप ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो पुट कीजिए। ओमेगा इक्वल टू अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये z क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ z पे आप ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये z का ओमेगा एल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो प्लग करते हो, ठीक है, ये वाले इक्वेशन में, तो क्या आएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हो तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर से, ये सॉरी ओमेगा एल से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये सॉरी ओमेगा से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये क्या हुआ मेरा एल आर, ठीक है, और ये क्या आया आर स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट मैं ओमेगा को अंदर लेके गया तो इसीलिए ऐसे। अब अगर मैं ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें पुट करूँ तो मेरा क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है।
तो इसीलिए देखिए इनफाइनाइट पे मेरे को मैग्नीट्यूड मिल रहा है और ज़ीरो पे मेरे को ज़ीरो मिल रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए देखिए ये सब थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, मतलब ठीक है, ये सब मेजरमेंट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया हूँ, लेकिन ठीक है ना। अगर आप लोगों को, अब मैं सब कुछ तो पढ़ा नहीं पाऊँगा एक साथ, मेजर ये क्या बोलते हैं नेटवर्क वगैरह, तो अगर किसी एक को भी कुछ चीज़ पता ना हो तो ये सब सिर्फ जो बता रहा हूँ थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरा ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे आर, ये मेरा इनफाइनाइट है, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैंडविड्थ कितना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि हाई पास फिल्टर का बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात कर लिया मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आया। अब अगर मैं फेज ऑफ जेड निकालूँ तो क्या आएगा, 90 माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एकदम क्लियर है। अब एक चीज़ था, जब भी आपको पैरेलल सर्किट हो ना, आप डायरेक्टली क्या करो ना, इसका एडमिटेंस ले लो। ठीक है, तो एडमिटेंस ले लोगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको मैं लिखूँगा तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ना ब्लू से लिखता हूँ, इसका एडमिटेंस क्या होगा, 1/r, 1 बाई इम्पीडेंस। ठीक है, तो 1/r, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई ओमेगा एल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जे ओमेगा एल होगा, इसका इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस तो इसका जे ओमेगा एल होता है ना। ठीक है, रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, तो एडमिटेंस जो होता है वो इन्वर्स ऑफ इम्पीडेंस होता है, और ससेप्टेंस जो होता है वो इन्वर्स ऑफ रिएक्टेंस होता है। ठीक है, ससेप्टेंस, अब मुझे स्पेलिंग भी इसका सही से याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, लेकिन ससेप्टेंस ही बोलते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, मतलब स्पेलिंग चेक कर लेना, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए ये लिख लेता हूँ ना जब, तो पैरेलल सर्किट में ना मेरा जो एडमिटेंस रहता है ना वो ऐड होता है। ठीक है, तो 1/r प्लस 1/j ओमेगा एल, मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/r माइनस जे बाई ओमेगा एल। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ ना, तो देखिए मैग्नीट्यूड अगर इसका लेता हूँ तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा एल होल स्क्वायर। इसका एंगल लूँ अगर तो क्या आएगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई ओमेगा एल, सॉरी माइनस बाई 1 बाई आर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, माइनस tan इनवर्स ऑफ आर बाई ओमेगा एल। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए बोला कि नेटवर्क का अगर आप लोगों को आइडिया ना हो तो मेरे को बता दीजिएगा कि आप लोग कमेंट में, कि आप लोगों को अगर ये सब चीज़ों में थोड़ा सा डाउट होता है तो मैं 1 दिन या 2 दिन क्या करूँगा, यहाँ का और मैथ्स का लेक्चर स्टॉप करके मैं वो बता दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स सही मिला, ऐसे नहीं कि 1-2 लोग कमेंट किए तो मैं उसका बना रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम लोग लिखते हैं जो ये लेक्चर देखते हैं कि नहीं सर आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक आ गया, क्लियर है सबको। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पावर फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पावर फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन फेजर डायग्राम अभी मैं किसका बनाऊँगा, ये देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का फेजर डायग्राम बनेगा, तो इसको ना बना के मैं क्या करता हूँ कि मैं एडमिटेंस का फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा,
ये मेरा क्या है 1/r है, ठीक है, ये 1/r है, ठीक है। और ये क्या है मेरा -j⍵L, तो माइनस है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या होगा -90 डिग्री जाएगा। अब तक तो आप लोगों को ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होने लग गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है माइनस बोल रहा हूँ, ये मेरा क्या है 1/ω⍵L है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा, रिजल्टेंट एडमिटेंस होगा मेरा क्या है इस सर्किट का, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या हुआ y हो गया, ठीक है, ये y हो गया मेरा। अब मैं आप लोगों को क्या बताया था कि cos फाई जो होगा वो मेरा क्या होता है कोसाइन एंगल होता है, ठीक है। तो कोसाइन एंगल अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा 1/r, ये मेरा 1/r है ना, ये वाला तो पार्ट जो है ये मेरा 1/r का है ना, 1/r डिवाइडेड बाई y, ठीक है। ये सब मेरा मैग्नीट्यूड है। अब 1/r का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/r होगा, क्योंकि 1/r जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और एक चीज़ z क्या होता है मेरा इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है एडमिटेंस के मैग्नीट्यूड का इन्वर्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसको z/r, या तो अगर ऐसे लिख लूँगा, देखिए तो एक चीज़ देखिए वहाँ पे r/z आ रहा था, यहाँ पे z/r आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे निकाला एडमिटेंस से। अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे मेरा पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा कि लैगिंग। अच्छा देखिए मैं तो ये बताना ही भूल गया, यहाँ पे मेरा पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। यहाँ पे हमेशा कैपेसिटिव सर्किट, अगर मेरे सर्किट में कैपेसिटिव ज़्यादा डोमिनेंट है, कैपेसिटर डोमिनेंट है बाकी दूसरे एलिमेंट से, तो ओवरऑल सर्किट का मेरा जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लीडिंग होगा, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है हमेशा। RC सर्किट जो होता है RC सर्किट, ये मेरा क्या होगा लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है इंडक्टिव सर्किट है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो आपका क्या बोलते हैं पावर फैक्टर का मैंने फॉर्मूला निकाला अभी, ठीक है, ये आप लोग देखें। अब मैं क्या करता हूँ इसका वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में मैं इसका फेजर डायग्राम आप लोग को बना के दिखाता हूँ एक बार, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं V देखिए मेरा दोनों में कॉमन है, तो मैं V को 0 मान लेता हूँ, ठीक है, V को 0 फेज एंगल मान लेता हूँ। तो ये सपोज कीजिए मेरा क्या है V है, ये मेरा V है, VR भी है, VL भी है, और ये मेरा क्या है IR भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का फेज सेम रहता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इंडक्टर में करंट जो है वो हमेशा क्या करता है लैग करता है, ठीक है, लैग करता है। तो देखिए पीछे ही दिखाया था, तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे मेरा क्या होगा ये करंट होगा, ठीक है। कौन सा करंट होगा इंडक्टिव करंट होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा मेरा फाई होगा। देखिए डायग्राम में भी एविडेंट है कि ये मेरा लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस फाई को, यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट करंट क्या है ये वाला है ना मेरा रिजल्टेंट करंट, ये मेरा क्या है IR है, ठीक है।
ये मेरा क्या है, आईसी है, ये वाला आईसी है, तो ये मेरा रिजल्टेंट करंट। तो अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के टर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, V बाई आई। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा साइड में है, इसी साइड में, यही ना है मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज, ये वी आर और वी एल, और ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट करंट है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप लोग रिजल्ट नोट कीजिए, देखिए यहाँ पे आई बाई वी आ रहा था, यहाँ पे आर बाई जेड आ रहा था, दोनों सीरीज के केस में, लेकिन पैरेलल के केस में जेड बाई आर आ रहा है, वी बाई आई आ रहा है। तो हमेशा देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनसे आप पूछोगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, तुरंत एकदम मतलब बिना सोचे समझे कुछ जाने आर बाई जेड ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर बाई जेड कब लगता है, कब जेड बाई आर लगता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़े और आपको पता नहीं हो तो आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने पावर फैक्टर आप लोग को बताया। अब थोड़ा सा डिसिपेशन फैक्टर की बात भी कर ली जाए। तो देखिए डिसिपेशन फैक्टर अब मेरा क्या है, फिर से वही मेरा जो मैं आप लोगों को बताया था कि एनर्जी वाला बात। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डिसिपेशन फैक्टर को देखिए, तो क्या लिखूँ मैं इसको, यहाँ पे क्योंकि मेरा वोल्टेज सेम है तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड वी आर एम एस स्क्वायर बाई एक्सी। अच्छा एक्सी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये तो एक्सएल है ना मेरा। यहाँ पे देखिए मैंने हर जगह आईसी क्यों लिखा है, ये तो आईएल होगा ना यहाँ पे। एक्चुअली क्या हो रहा है, लेक्चर अभी रात के बज रहे हैं करीबन आपके 2:20। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा सा नींद आने लग गया है, लेकिन ठीक है, नींद तो ऐसे आते ही रहता है हम लोग को, हमेशा ही, इंजीनियर है हम लोग तो देखिए ये क्या हुआ मेरा, वी आर एम एस स्क्वायर बाई एक्सी, ये मेरा पावर हुआ इंटू टी। टी क्यों, एनर्जी निकालना है एक साइकिल में, इसीलिए डिवाइडेड बाई वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ये मेरा क्या हुआ, एनर्जी डेसिपेटेड हुआ। ये फिर मैं एक्सी लिख रहा हूं, ये एक्सएल है। ठीक है, और ये वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी टी कैंसिल होगा, वी आर एम एस स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया मेरा, आर बाई एक्सएल। ठीक है, वहाँ पे पिछली बार हम लोग याद किए थे, मतलब देखे थे क्या कि एक्सएल बाई आर था, तो ये चीज़ याद देखिए, यहाँ पे डिसिपेशन फैक्टर, ये डिसिपेशन फैक्टर क्यों लिखा हूँ मैं, ये तो क्वालिटी फैक्टर है ना, मैं बोला ना एकदम मतलब गलत हो रहा है, अभी थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा डिसिपेशन फैक्टर नहीं है, ये मेरा क्या है, सॉरी, क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, ये क्यू एफ है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या आया यहाँ पे, आर बाई एक्सएल। तो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल। अगर मेरा सर्किट सेम रहे, मतलब क्या, जैसे कि एक आर और एक एल लगा हो, ठीक है, अगर मैं उस सेम आर और सेम एल को अगर मैं पैरेलल में लगा दूं ना, तो वो इन्वर्स हो जाता है उसका क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, और डिसिपेशन फैक्टर तो एकदम सिंपल, बस ये जो ऊपर हमने क्वालिटी फैक्टर निकाला है इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या होगा मेरा, एक्सएल बाई आर। सेम ये जो है ये हम डिसिपेशन फैक्टर के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फेजर डायग्राम ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा एकदम। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट पैरेलल आरसी भी ख़त्म कर लिया जाए आज। तो देखिए पैरेलल आरसी में भी यही होगा कि यहाँ पे मेरा क्या हो, प्लस माइनस वी होगा, ये मेरा करंट आई है, यहाँ से आई आर फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या, आई सी।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं ये भी लिख लेता हूँ एक बार क्या कि इसका एडमिटेंस, तो एडमिटेंस क्या होगा 1/r होगा, और ये क्या होगा 1/xc होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए इम्पीडेंस क्या होगा, Z इज इक्वल टू R पैरेलल 1/j⍵c, यही ना होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा R इंटू 1/j⍵c डिवाइडेड बाई R प्लस 1/j⍵c। ठीक है, j⍵c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा R डिवाइडेड बाई 1 प्लस j⍵rc। अब देखिए मैं ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे आप लोगों से सवाल फिर से पूछूंगा, ये हाई पास है कि लो पास है। ये क्या है, मेरा लो पास है। कैसे लो पास है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो देखिए क्या आता है R बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ⍵rc का होल स्क्वायर। अब ओमेगा इक्वल टू जब 0 पुट करूंगा तो R आएगा। ठीक है, और जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मेरा 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड डायग्राम कैसे दिखेगा, देखिए दिखा देता हूं एक बार मैं। ये कुछ मेरा इस टाइप से दिखने लगेगा। ठीक है, ये मेरा जो है ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये ओमेगा इक्वल टू 0 है, ये मेरा R है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मेरा जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा। ठीक है, अब छोड़िए मैं ये सब नहीं बताता हूँ आपको, नहीं तो क्या होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और आप लोग भी बहुत ज़्यादा, अगर किसी को नहीं पता होगा तो एकदम मतलब कंफ्यूज ही हो जाएगा कि क्या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब के बारे में अगर मैं बोला ना, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक दिन ऐसे ही करूँगा कि बस सिर्फ पैरेलल RC, पैरेलल RL यही सब बताते चले जाऊँगा, चारों सर्किट लेके। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है, लो पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल RC सर्किट है ना, ये मेरा लो पास फिल्टर है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका इम्पीडेंस का भी मैं ये सॉरी एडमिटेंस निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसका एडमिटेंस लिख लेता हूँ ना। ठीक है, तो एडमिटेंस लिख लेता हूँ इसका। तो देखिए एडमिटेंस कैसे लिखूँगा, y इज इक्वल टू 1/r प्लस j इंटू 1/xc, ऐसे ही लिखूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या आएगा 1/r प्लस 1/xc का होल स्क्वायर। xc क्या है मेरा यहाँ पे 1/ω/c यही है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मेरा 1/r प्लस r² प्लस ⍵c का होल स्क्वायर। ठीक है, और एंगल ऑफ y क्या आएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 1/xc डिवाइडेड बाई 1/r, जो कि क्या होगा मेरा r/xc tan इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका भी फेजर डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए फेजर डायग्राम बनाता हूँ इसका, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं किसका, ये वाला एडमिटेंस का मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए ये मेरा क्या है 1/r। ठीक है, ये 1/r है, ये j ये क्या है मेरा, ये प्लस 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये यहाँ पे ऊपर पे जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया 1/xc। ठीक है, अब मेरा रिजल्टेंट एडमिटेंस क्या होगा, इस साइड में जाएगा।
यहाँ पे आया ऐसे, ठीक है, ये मेरा क्या आया, y आ गया, ये मेरा फाई है। तो अब मेरा जो पावर फैक्टर है वो बेसिकली क्या होगा, कॉस फाई होगा, होगा ना कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 1/r वाई, यही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। अब इसको मैं देखिए ऐसे फिर से लिख सकता हूँ, 1/r, 1/r का भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या है, ये रियल नंबर है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और ये y, तो ये मेरा क्या आया, देखिए फिर से r/z और z/r, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना ही है, कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, एडमिटेंस से मैंने पावर फैक्टर निकाल के बताया। अब सेम मैं आप लोगों को रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज से भी निकाल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये फेजर डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको निकालूँ तो देखिए यहाँ पे सेम क्या है, v है, तो मैं v यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, v है, vr है, vl है और ir है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कैपेसिटिव जो करंट रहता है वो क्या होता है, मेरा लीड करता है हमेशा, मैंने दिखाया है। तो देखिए मेरा करंट क्या होगा, ये IC जो होगा ये क्या लीड करेगा, ऐसे होगा कि नहीं है, होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, IC है। देखिए मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया था कि क्यों कैपेसिटिव करंट लीड करता है, यहाँ पे मैंने आपको कहाँ बताया, ये देखिए यहाँ पे मेरा कैपेसिटिव करंट जो था, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से लीड कर रहा था, दिखाया था ना। तो यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये मेरा क्या हुआ, IC हुआ। अब मेरा रिजल्टेंट करंट क्या होगा, ये यहाँ पे IR है, ये मेरा IC है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा रिजल्टेंट करंट हुआ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये मेरा फाई है, ठीक है। अब मेरे को बताइए कॉस फाई यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, V है, जो कि ये है मेरा V ना है, ये मेरा V है। तो देखिए फिर से V/I, रिजल्ट परफेक्टली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे V/I है, कहाँ पे I/V है, कहाँ पे Z/R है, कहाँ पे R/Z, ये एकदम परफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब मैं सॉल्व करूँगा ना ब्रिज सर्किट, मैं कहीं पे भी ये सब नहीं लिखूंगा कि पावर फैक्टर क्या है इसका या डिसिपेशन फैक्टर, मैं डायरेक्टली यहाँ से पुट करना वहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं डिराइव नहीं करने बैठूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये लेक्चर देखिए ये 1 घंटे से ऊपर लिए जा रहा हूँ कि ये आप लोग को बता दूँ, जिससे कि आगे मेरा टास्क ईजी हो जाए, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ ये सब मैं यहाँ पे इतने मेहनत से, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया आप लोग को, पावर फैक्टर बताया। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी फैक्टर की भी बात कर ली जाए। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर में क्या बताया था, एनर्जी स्टोर्ड बाय द एलिमेंट इन वन सर्किट, ये वन साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सेम एलिमेंट इन वन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है बोल के मैं क्या लिखूंगा, V/RMS² बाई XC डिवाइडेड बाई V/RMS² डिवाइडेड बाई R। ये मेरा पावर आ गया, इनटू टाइम कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया मेरा R/XC, ठीक है। देखिए सीरीज RC में क्या आया था वो देखते हैं पहले तो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए सीरीज में कहाँ लिखा हूँ मैं इसका, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वालिटी फैक्टर कहाँ निकाला, ये देखिए यहाँ पे मुझे ही नहीं दिख रहा था, बताइए XC/R, ठीक है। ये रहा मेरा क्वालिटी फैक्टर XC/R। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, R/XC। तो मैंने देखिए पीछे अभी लिखा था कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज
जो होता है वो इन्वर्स होता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है आपको दोनों कंडीशन में, दोनों बार, ठीक है। ये मेरा क्या आया, क्वालिटी फैक्टर। अब सेम जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको फिर से मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था ना, ये देखिए यहाँ पे ये आया मेरा आर बाई एक्सएल। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ ना मेरे से स्किप हो गया था, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया था, भूल गया था। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, आज क्या हुआ ना मेरा थोड़ा सा मतलब ना लेक्चर इतना गंदा हो रहा है, मतलब लिखना थोड़ा सा हैफजार्ड लिख दिया हूँ मैं, तो थोड़ा सा इशू हो गया है। तो आज थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आज क्या था, बहुत सारा मेरे को फुल डे काम था और मैं बहुत टायर्ड था, लेकिन क्या है कि अब बनाना तो है ही, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आज थोड़ा सा ना मेरे से स्किप हो जा रहे हैं चीज़ें, मतलब तो थोड़ा सा अगर कोई आप लोग दिखता है ना कि कोई कुछ लेक्चर ऐसे, मैं तो जब इसको एडिटिंग करता हूँ लेक्चर, तो मैं ये श्योर करता हूँ कि लेक्चर में जितना कम हो सके उतना एरर मैं करूँ। और जहाँ पे भी अगर आप लोग देखे होंगे तो एरर जो रहता है मैं उसको नीचे लिख देता हूँ कि ये टाइम में इतना ये एरर है मेरे से हुआ है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। फिर भी अगर मेरे से कुछ स्किप हो जाता है ना, तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट कीजिए, तो क्या होगा कि दूसरा जो कोई पढ़े तो उसको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इतना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको डिराइव किया था। अब मैं देखिए इसको ऐसे लिखूँ तो देखिए कोई इशू हो जाएगा क्या, v बाई एक्सएल डिवाइडेड बाई v बाई आर, ऐसे लिखूँ तो ये कुछ इशू होगा क्या। देखिए डायग्राम दिखाता हूँ एक बार मैं फिर से आप लोगों को, देखिए। अब एक बात बताइए मेरे को, v बाई एक्सएल क्या है, देखिए v ये है, ये एक्सएल है, v बाई एक्सएल क्या है, मेरा आई एल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, आई एल है। v बाई आर क्या है, आई आर है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि मेरा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, आई एल बाई आर होता है इन केस ऑफ पैरेलल आर एल सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए मैं सेम आप लोगों को दिखाता हूँ, क्वालिटी फैक्टर जो होता है आर बाई एक्स सी आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, v बाई एक्स सी डिवाइडेड बाई v बाई आर, तो ये मेरा क्या आया, आई बाई आई सी बाई आई आर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया मेरा, आई सी बाई आई आर, ठीक है। अब पीछे देखिए यहाँ पे भी जब मैं लिखा था आई एल बाई आई आर, लेकिन जब मेरा पैरेलल आर एल और पैरेलल आर सी था, तो वहाँ पे जो था सिर्फ करंट चेंज हो जा रहा था। क्वालिटी फैक्टर के लिए वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, वी एल बाई वी आर था पैरेलल आर एल के केस में, और आर सी के लिए वी सी बाई वी आर था। देखिए एक बार चेक भी आप लोगों के साथ में कर लेता हूँ, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे मेरा क्वालिटी फैक्टर क्या है, वी सी बाई वी आर। ये क्या है मेरा, ये जो सर्किट है ये मेरा किसके लिए बनाया था, सीरीज आरसी के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, कहाँ है, ये देखिए वी एल बाई वी आर, ठीक है। वहाँ पे मेरे पैरेलल के केस में आई एल बाई आई आर आ रहा था, वी आई से रिप्लेस हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करना आप लोग ना, आप लोग एक अच्छा सा टेबल बनाइएगा, एकदम मतलब बहुत ही बेहतरीन सा टेबल। उसमें ये चारों जो आर्म्स मैंने दिखाए ना अभी आपको, पैरेलल आरसी, सीरीज आरसी, पैरेलल आरएल, पैरेलल आरसी, इनके मैंने जितने भी अभी फॉर्मूला दिखाए, ठीक है, जो भी मैंने लिखे, इन सबको एक चार्ट में लेके आइए और फिर उसको क्या कीजिए, आप लोग सबको एक एक करके फिर से डिराइव करने की खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे को लगता है अगर आप लोग ये वाला एक बार करेंगे ना, तो आप लोग को और कहीं पे भी, मेरे को लगता है कितना भी डिफ़िकल्ट कोई सर्किट रहे, आप उसका इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। फेज़र डायग्राम, ये जो भी क्वालिटी फैक्टर है या पावर फैक्टर, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। और मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए कि सर आप एक बार मेरे को, मतलब हम लोगों को नेटवर्क का ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है, एसी सर्किट वाला, कॉम्प्लेक्स पावर वाला, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो टॉपिक को एकदम अच्छे से ले लूँगा, ठीक है। एक बार मैं उसको सिर्फ एक अलग सा टॉपिक लेके उसको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आज आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।